हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नया चैप्टर कल की क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर विच इज प्लेसेंटा। देखिए बेटा, एक बात आपको समझनी जरूरी है कि प्लेसेंटा भी एक तरीके का अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन ही है। क्या है? एक तरीके का अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन। जब मैंने आपको अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, वहीं पे मैंने आपको ये मेंशन किया था कि भ्रूण के अतिरिक्त, यानी कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, भ्रूण का परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय कुछ अनुकूलन आते हैं भ्रूण के अंदर। ठीक है, भ्रूण को सुरक्षा देने के लिए और जो अदर जो फैसिलिटीज होती है वो सब प्रोवाइड करने के लिए। तो भ्रूण के अतिरिक्त जो अनुकूलन उसमें उपस्थित होते हैं उन्हें हम कह देते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन। की भ्रूण के अलावा जो अनुकूलन होते हैं उन सबको हमने कह दिया अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन, जिसमें बेसिक 3 चीजें हमने देखी थी: अंड कवच, अंड झिल्लियां और प्लेसेंटा। तो अंड झिल्लियां हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटा। इससे पहले कि मैं आपको प्लेसेंटा बताऊं, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जीव होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो अंडे दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। इसके बेसिस पे हम 2 कैटेगरी देखते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ओवीपैरस एंड विविपैरस। ठीक है, ओवीपैरस को हिंदी में कह देते हैं अंड प्रजक। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं विविपैरस को? जरायुज या शिशु प्रजक। ठीक है, चलिए पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये अंड प्रजक और शिशु प्रजक क्या है। देखिए बेटा, अंड प्रजक का अर्थ होता है कि अंडे देने वाले, यानी कि वे जीव जो कि अंडे देते हैं, और वे जीव जो कि शिशु देते हैं, फिर उस शिशु का आगे जाके डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उन जीवों को क्या देते हैं हम? शिशु प्रजक। चीज आपको याद रखनी है कि बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर जब भी ये शब्द लगता है ना यू, इसका मतलब होता है एडवांस। जैसे कि आप सेल्स पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो प्रो और यू का मतलब ये होता है कि प्रो का अर्थ होता है कि प्रिमिटिव, प्रीवियस, ठीक है, प्रारंभिक समय में जो चीज बनी है, और यू का मतलब होता है कि एडवांस। तो यू लग गया यूथेरियंस, मतलब कि सबसे ज्यादा जो हायर एनिमल्स हैं वो किस में आएंगे? आपके यूथेरियंस में। ठीक है, प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस और यूथेरियंस। चलिए अब ये क्या करते हैं? ये देते हैं बच्चे, देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे। तो बेटा प्लेसेंटा क्या है? बेसिकली जो भ्रूण होता है उसको सुरक्षा देने के लिए एक अस्थायी रचना का निर्माण हो जाता है, उसी को हम क्या देते हैं? प्लेसेंटा। क्या कह देते हैं? प्लेसेंटा। तो फटाफट से इसकी परिभाषा बता देती हूं मैं आपको कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक अस्थायी, ये याद रखना है आपको, अस्थायी अंग या भाग है जिसका निर्माण भ्रूण के परिवर्धन के दौरान होता है। यानी कि प्लेसेंटा क्या है? वो अंग है जिसका निर्माण भ्रूण के परिवर्धन के समय होता है। और क्यों होता है? ताकि यह विकसित हो रहे भ्रूण तथा माता के शरीर के मध्य संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है, प्लेसेंटा का निर्माण क्यों होता है बेटा? कि जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, वो कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी में। तो फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस एम्ब्रियो की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति, प्लस माता तथा भ्रूण के मध्य संपर्क यानी कि कांटेक्ट, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, विच इज नोन एज प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे उसको? प्लेसेंटा। ठीक है,
और ये क्या करती है, माता तथा भ्रूण के बीच ऑक्सीजन का एक्सचेंज और क्या कहते हैं आप, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उत्सर्जन, श्वसन, सारी क्रियाओं को करने का कार्य करती है। ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करती है, मेंटेन करती है, जरूरी होती है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये एनी टाइम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक अस्थायी अनस्टेबल ऑर्गन है या पार्ट है, जिसका निर्माण यानी कि जो कब बनती है, जब भ्रूण का परिवर्धन फीमेल बॉडी में स्टार्ट होता है और ये विकसित हो रहे भ्रूण तथा माता के शरीर के मध्य, माता के देह के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य बेसिकली करती है। अब जो भी रचना आप देखते हैं, ठीक है, तो सभी रचनाओं के बारे में जो वैज्ञानिक होते हैं वे अपने अपने कयास लगाते हैं, वे अपनी अपनी जो थॉट्स है उसको बताते हैं। कि हर वैज्ञानिक का मानना होता है कि नहीं, प्लेसेंटा जो है उसका कार्य ये है, कोई अन्य वैज्ञानिक अपना प्रोस्पेक्टिव रखता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग नाम और इसके अलग अलग कार्य बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। तो वो क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, कहीं भी आप कोई भी चीज जो पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें साइंटिस्ट की थॉट, मतलब साइंटिस्ट के मत जानना आपके लिए जरूरी है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया था। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लें, सबसे पहले हार्वे नाम के वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, हार्वे नाम के वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने ये बताया कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक मात्रक रक्त का, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मात्रक रक्त का विस्तृत रूप। समझेंगे इस बात को कि हार्वे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा कि भाई प्लेसेंटा कुछ नहीं है, प्लेसेंटा जो है कुछ नहीं है, वो जो मात्रक रक्त होता है यानी कि माता के शरीर में उपस्थित जो रक्त होता है वही इलोंगेट हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और वही जाके प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो उन्होंने बोला प्लेसेंटा कोई इस तरीके का अंग नहीं है, वो मात्रक रक्त का ही विस्तृत रूप है। क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी में हो रहा है। तो फीमेल बॉडी में हो रहा है तो फीमेल बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, रक्त ही तो है। तो रक्त के द्वारा ही तो सारी जितनी भी आपूर्तियां उसको करनी है वो रक्त के द्वारा ही होती है। तो इनका कहना यह था कि जो प्लेसेंटा है वो मात्रक रक्त का विस्तृत रूप है, यानी कि मात्रक रक्त के द्वारा ही बनी कोई रचना है, विस्तृत रूप है उसका। और वो विस्तृत क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो काफी लंबी होती है, कुछ महीनों की होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये क्या है, मात्रक रक्त का विस्तृत रूप है। एक अन्य वैज्ञानिक आए थे मैथ्यू नाम के, क्या नाम था इनका, मैथ्यू। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा एक भ्रूणीय श्वसनांग है। क्या है, भ्रूणीय श्वसनांग। अब इस बात को समझेंगे आप कि इन्होंने, मैथ्यू ने क्या कहा कि जो अन्य सभी कार्य है यानी कि जो अन्य सभी क्रियाएं हैं वो तो माता के शरीर के द्वारा हो जाती हैं, लेकिन श्वसन की जो क्रिया है वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी बढ़ती है। तो उस एक्स्ट्रा एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए ही ये प्लेसेंटा का निर्माण शरीर में हुआ है। तो यानी कि प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, प्लेसेंटा क्या है, एक भ्रूणीय श्वसनांग है। ठीक है, यानी कि भ्रूण को श्वसन की क्रिया कराने के लिए बनने वाली रचना है। ये किसका कहना था, मैथ्यू का। ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे आपके जैकिंसन। जैकिंसन, अच्छा, इन्होंने क्या कहा, जैकिंसन का कहना यह था कि प्लेसेंटा क्या है, गर्भाशय की भित्ति और मतलब गर्भाशय की भित्ति और माता तथा भ्रूण के बीच एक कनेक्शन है। बेसिकली आपको पता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जो रोपण होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के एम्पुला रीजन में। ठीक है, गर्भाशय के एम्पुला रीजन में जो है इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में गर्भाशय की भित्ति जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है जहां पे ये प्रोसेस होता है वो है आपका एम्पुला क्षेत्र, एम्पुला रीजन। तो इन वैज्ञानिक का कहना ये था कि ये क्या है कि गर्भाशय की भित्ति, ये इनका कहना यह था कि गर्भाशय की भित्ति से जुड़कर ये माता व भ्रूण के बीच संपर्क जो है स्थापित करने की, ठीक है, संपर्क स्थापित करने की एक रचना है, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ है उनका आदान प्रदान हो पाए। तो इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि ये क्या है, गर्भाशय की
भित्ति द्वारा जुड़कर बनी रचना। ठीक है, जिसका कार्य क्या है? पोषक पदार्थों को, क्या कार्य है जिसका? पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। ठीक है, ये किसका कहना था? ये कहना था बेटा जैकिंसन का। अब नेक्स्ट आए थे एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था J.W. हंटर। क्या नाम था जिनका? J.W. हंटर, इस नाम के वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने क्या बताया कि प्लेसेंटा क्या है? भ्रूणीय रक्त है जो माता के रक्त से, यानी कि इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा नाम की जो रचना है, ये जो प्लेसेंटा जो अंग देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये एक भ्रूणीय रचना है जो मातृ रक्त से भ्रूणीय रक्त को अलग करती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये क्या है कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसका रक्त और जो मातृक रक्त है उसके मध्य कोऑर्डिनेशन करने का और उसके मध्य संपर्क स्थापित करने का ही एक अंग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि प्लेसेंटा क्या है? भ्रूणीय तथा मातृक रक्त की योजक कड़ी मान लीजिए आप इसको। क्या है? योजक कड़ी। ठीक है, चलिए एक वैज्ञानिक और आए थे लास्ट, वो थे आपके ओहे ग्रोसर। क्या थे? ओहे ग्रोसर। लिख देती हूं मैं यहाँ पे। पांचवे जो वैज्ञानिक थे आपके, ये थे आपके ओहे ग्रोसर। अच्छा, इन्होंने क्या बताया भाई? इन्होंने बताया कि ये क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसी रचना है जिसमें मातृक व भ्रूणीय रक्त का मिक्सचर तो नहीं होता। कि उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि मातृक और भ्रूणीय रक्त आपस में मिल जाते हैं, नहीं, उनका कार्य मिलना नहीं होता, उनका कार्य होता है सिर्फ पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करना। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक ऐसी रचना है जो आपस में मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है, केवल आपस में आदान प्रदान करती है पोषक पदार्थों का। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये पोषक पदार्थों के आदान प्रदान का स्थल है। ठीक है, बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था कि ये क्या है? ये पोषक पदार्थों के आदान प्रदान का ही एक स्थल है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात कर ले कि क्या प्लेसेंटा क्या सभी प्रकार के जीवों में उपस्थित होती है? नहीं, कई जगह हमने पढ़ा कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है, कई जीवों में आप देखते हैं कि अंडे के ऊपर बाहर की तरफ लेयरिंग होती है। तो बेसिकली जो प्लेसेंटा होती है वो होती कहाँ है? तो वो देख लेते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो प्लेसेंटा होती है वो किन जीवों में पाई जाती है, किन किन जीवों में पाई जाती है। फटाफट से देख लेते हैं कि वे कौन कौन से जीव हैं जो प्लेसेंटा को रखते हैं या जिनमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो मैमल्स के अलावा, देखिए मैमल्स में तो होगी ही होगी, ठीक है, मैमल्स के अलावा कुछ अन्य एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना आप, हर जगह अपवाद पढ़ते हैं, तो मैमल्स के अलावा कुछ और ऐसे जीव हैं जो बच्चे देते हैं। ठीक है, कुछ और ऐसे जीव हैं जो बच्चे देते हैं, उन सभी में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अब यदि हम बात कर लें कि वे कौन कौन से जीव हैं, तो वो जीव है आपके पेरिपेटस, सेल्पा। ठीक है, ये हम अपवाद पढ़ रहे हैं बेटा कि मैमल्स के अलावा किसमें, कुछ आपकी जो फिशेज होती हैं एंड छिपकली। ठीक है, छिपकलियों में इन सब में जो होती है आपकी प्लेसेंटा की उपस्थिति देखी गई है मैमल्स के अलावा। ठीक है, मैमल्स के अलावा कुछ ये वो जीव हैं जिनमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है। और इसके अलावा सभी स्तनधारी प्राणियों में जो है प्लेसेंटा नहीं होती है। जो प्रोटोथेरियंस होते हैं आपके मैमल्स में होते हैं वो, लेकिन उनमें प्लेसेंटा जो होती है वो नहीं होती है। तो दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं कि जो स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं उन्हीं का जो पार्ट है
विच इज प्रोटोथीरिया, वो क्या करते हैं, उनके जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं, न कि बच्चे। ठीक है, तो जो अंडे दे रहे हैं उनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या देते हैं, ये देते हैं आपके बच्चे, तो जो बच्चे देंगे उन्हीं में प्लेसेंटा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है मैमल्स के अलावा, और मैमल्स में ही एक्सेप्शन है कौन, प्रोटोथेरियंस के मेंबर, जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब क्योंकि वो अंडे देते हैं इसीलिए उनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। चलिए, अब यदि हम बात कर ले कि ये जो प्लेसेंटा होती है इसकी संरचना कैसी होती है, किन किन भागों से मिलकर ये बनी होती है, तो यदि आपने ध्यान दिया हो क्लास पे, तो अभी तक हम जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने दो चीज तो सभी वैज्ञानिकों ने बताई कि ये मात्रक और भ्रूणीय रक्त, क्या है ये, मात्रक और भ्रूणीय, ये दो टर्म्स तो आपने हर जगह ही पढ़ी है। तो यदि हम बात कर ले प्लेसेंटा की संरचना, ठीक है, यानी कि संरचना का मतलब होता है बेटा कि वो कौन कौन से पार्ट्स है जिनसे मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बेसिकली दो भागों से मिलकर बनी है। पहला है आपका मात्रक भाग, ठीक है, यानी कि मैटरनल पार्ट। अब भाई माता के शरीर में तो बहुत सारे अंग होते हैं, तो वे कौन से अंग हैं जो प्लेसेंटा के निर्माण में योगदान देते हैं या काम में आते हैं। ठीक है, दो चीज तो आपने पढ़ ली कि मात्रक भाग और भ्रूणीय भाग, लेकिन मात्रक का कौन सा भाग प्लेसेंटा बनाता है प्लस भ्रूण का कौन सा भाग प्लेसेंटा बनाता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो यदि हम बात कर ले मात्रक भाग की, तो मात्रक भाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माता के गर्भाशय का, जो गर्भाशय होता है यूटेरस कहते हैं जिसको आप, इसका एंडोमेट्रियम पार्ट होता है बेटा, इसका एंडोमेट्रियम पार्ट, ये पार्ट आपके प्लेसेंटा निर्माण में योगदान देता है। कि यदि आप बात कर ले कि ये तो आपको पता है कि प्लेसेंटा का निर्माण भ्रूणीय और मात्रक भाग से होता है, लेकिन मात्रक के कौन से भाग और भ्रूण के कौन से भाग, तो भाई मात्रक के गर्भाशय भाग का जो एंडोमेट्रियम पार्ट होता है वो प्लेसेंटा के निर्माण में योगदान देता है। ये तो बात हो गई मात्रक भाग की। अब यदि हम बात कर लें भ्रूणीय भाग, ठीक है, भ्रूणीय भाग यानी कि फीटल पार्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आप देख रहे हैं इंग्लिश में बेटा फीटल, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, यानी कि जब भ्रूण का परिवर्धन हो रहा होता है, जब वो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको हम एम्ब्रियो ना बोल के उसको हम क्या देते हैं फीटस। क्या कह देते हैं फीटस, कि उसमें अब सारे अंग बनेंगे, सारे तंत्र बनेंगे, तो इस प्रकार उसको एम्ब्रियो ना बोल के उसको एक विशेष नाम देते हैं विच इज फीटस। ठीक है, अब भ्रूणीय भाग यानी कि फीटल पार्ट, फीटल क्या है, फीटस क्या है आपका, वही डेवलपमेंट हो रहा एम्ब्रियो। तो मात्रक भाग तो आपने देख लिया कि गर्भाशय का एंडोमेट्रियम पार्ट। अब भ्रूणीय भाग की बात करें तो प्लेसेंटा का मतलब भ्रूण का कौन सा भाग होता है, तो जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हमने देखी थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ये क्या करती हैं, यही बनाती हैं आपकी प्लेसेंटा। लेकिन अकेले नहीं बनाएंगी, इनको मात्रक भाग की जरूरत भी पड़ेगी, यानी कि प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होगा वो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि विविपेरस एनिमल्स में जो आपकी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, मात्रक भाग और भ्रूणीय भाग। मात्रक भाग देख लिया आपने कि गर्भाशय का एंडोमेट्रियम पार्ट प्लेसेंटा के निर्माण में योगदान देता है, सपोर्ट देता है, पहली चीज। दूसरी चीज भ्रूणीय भाग भी चाहिए होता है, तो भ्रूणीय भाग क्या है, फीटल पार्ट क्या है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपने देखी थी, जो 4 तरह के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही आगे जाके प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्थात अपना योगदान देती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इससे आगे की चीज प्लेसेंटा का जो भी है परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, और किस तरीके से प्लेसेंटा जो है वो बनती है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में
आज हम बस इतना ही देखेंगे। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा एक साथ पाई जा सकती है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही रेस्पॉन्सिबल है प्लेसेंटा के निर्माण में। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही रेस्पॉन्सिबल है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अकेले नहीं बनाएंगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के साथ में एंडोमेट्रियम पार्ट भी अपना योगदान देगा और ये दोनों कोऑर्डिनेट करके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बेटा, क्यों जरूरत है प्लेसेंटा की? इसलिए जरूरत है क्यों जितने भी आपके हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, जो अवधि होती है वो बहुत लंबी होती है। और लंबी अवधि होने के साथ साथ जो जितनी भी भ्रूण से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, ये सब क्रियाएं जो होती हैं उनको करने के लिए एक विशेष रचना जो होती है वो जरूरी होती है और वो विशेष रचना ही है आपकी प्लेसेंटा। ठीक है, जो भ्रूण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उन्हें करने में हेल्प करती है। ठीक है, और जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन पूरा हो जाता है, डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो ये नष्ट हो जाती है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एक तरीके का अस्थायी अंगक या अस्थायी भाग। बनेगा कहाँ, ओनली इन ओनली फीमेल बॉडी। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितनी तरह की होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।